13 अप्रैल सन 1919 पंजाब की धरती पर एक ऐसा दिन उगता है जो इतिहास में हमेशा के लिए खून से लिखा जाने वाला था। वैशाखी का त्योहार था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, कुछ त्योहार मनाने के लिए, कुछ अपनी आवाज को उठाने के लिए। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जगह कुछ ही पलों में एक बंद मैदान से एक खौफनाक जाल में बदलने वाली है। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक अंग्रेज अफसर अपने सैनिकों के साथ उस बाग में दाखिल होता है। वह अफसर था जनरल डायर। और फिर एक आदेश दिया जाता है, फायर। कोई चेतावनी नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ गोलियां और चीखें। कुछ ही मिनटों में वह बाग जहां लोग उम्मीद लेकर आए थे, लाशों के ढेर से भर चुका था। दीवारें गोलियों से छलनी थीं और जमीन खून से भीग चुकी थी। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये उस हुकूमत का असली चेहरा था जो भारत पर राज कर रही थी। और यही वह पल था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जहां डर खत्म हुआ और आजादी की लड़ाई ने एक नया उग्र रूप ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन बनी कि जनरल डायर को ऐसा कदम उठाना पड़ा? बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? जनरल डायर पंजाबियों के प्रति ऐसी घृणित सोच आखिर क्यों रखे हुए था? दोस्तों, जलियांवाला बाग की कहानी समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा कुछ साल पहले, यानी साल 1914 में। साल 1914 यूरोप की धरती पर एक गोली चलती है और कुछ ही समय में पूरी दुनिया एक ऐसे युद्ध में उतर जाती है जिसे इतिहास प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानता है। लेकिन इस युद्ध की असली कहानी केवल यूरोप में नहीं लिखी जा रही थी। इसकी एक अहम कड़ी थी ब्रिटिश इंडिया। भारत, जो खुद एक गुलाम था, उसे एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया गया जिसका फैसला उसने कभी नहीं किया। ब्रिटिश सरकार के लिए भारत सिर्फ एक कॉलोनी नहीं था, बल्कि एक रिसोर्स मशीन था। यहां से लगातार संसाधन निकाले जा सकते थे। इस मशीन से ब्रिटेन ने 3 सबसे बड़ी चीजें ली। नंबर 1 सैनिक, नंबर 2 पैसा और नंबर 3 कच्चा माल। करीब 13 लाख भारतीय सैनिक और मजदूर युद्ध के विभिन्न मोर्चों पर भेज दिए गए। ये सैनिक यूरोप के बर्फीली ट्रेंचेस में लड़े, अफ्रीका के घने जंगलों में उतरे और मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तान में भी संघर्ष करते रहे। हर मोर्चे पर भारतीयों का खून बह रहा था। इनमें से लगभग 74,000 सैनिक ने अपनी जान गंवाई। सिर्फ मानव संसाधन ही नहीं, भारत ने आर्थिक रूप से भी ब्रिटेन का भारी साथ दिया। युद्ध के दौरान भारत ने तकरीबन 10 करोड़ पाउंड से अधिक की सहायता दी थी। ब्रिटेन को इससे बहुत लाभ हुआ, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। इस पूरे परिदृश्य को अगर एक सरल शब्दों में समझें तो भारत इस युद्ध में एक सप्लायर था, जबकि ब्रिटेन एक कंट्रोलर की भूमिका में था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भारत को क्या मिला? न सम्मान, न अधिकार और न ही कोई ठोस राजनीतिक रियायत। इसके उलट युद्ध के दौरान भारत के भीतर हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे। महंगाई तेजी से बढ़ी, जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे और टैक्स का बोझ आम जनता पर डाल दिया गया। गांवों में अनाज की कमी होने लगी, शहरों में रोजगार के अवसर घटने लगे। हर घर में एक ही सवाल उठने लगा कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। यही सवाल धीरे धीरे असंतोष में बदला और असंतोष गुस्से में बदला। यह गुस्सा सबसे पहले 2 क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, बंगाल और पंजाब। बंगाल पहले ही 1905 के बंग भंग के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। वहीं पंजाब, जहां से बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती किए जाते थे, अब असंतोष का एक नया सेंटर बनने लगा था। स्थिति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही था कि एक ही समय में 2 भारत मौजूद थे। एक भारत जो ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ रहा था और दूसरा भारत जो ब्रिटेन के खिलाफ सोच रहा था। यही विरोधाभास आगे चलकर एक बड़े विस्फोट में बदलने वाला था, क्योंकि यह गुस्सा अभी केवल शुरुआत था। इसमें संगठन, विचारधारा और क्रांति की आग जुड़नी बाकी थी, और यह आग जल्द ही भड़कने वाली थी, हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती पर। जब भारत के भीतर गुस्सा धीरे धीरे आकार ले रहा था, उसी समय हजारों किलोमीटर दूर सैन फ्रांसिस्को की धरती पर एक ऐसी चिंगारी भड़क चुकी थी जो आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाली थी। साल 1913 में कुछ भारतीय प्रवासियों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था गदर पार्टी। गदर यानी विद्रोह,
और इस नाम में ही उसका उद्देश्य साफ झलकता था। मकसद था ब्रिटिश शासन को हथियारों के जरिए खत्म करना। दोस्तों, ये कोई साधारण राजनीतिक संगठन नहीं था, बल्कि एक पूरी तरीके से रेवोल्यूशनरी नेटवर्क था जो अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, हांगकांग और भारत तक फैला हुआ था। इसके प्रमुख नेताओं में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और करतार सिंह सराभा जैसे नाम शामिल थे। ये लोग खुलेआम कहते थे कि अब आजादी सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि बंदूक से निकलेगी। गदर पार्टी ने गदर नाम से एक अखबार भी निकाला जो कई भाषाओं में छपता था और दुनिया भर में भारतीयों तक पहुंचाया जाता था। इसमें साफ साफ लिखा होता था कि अंग्रेजों का राज अब अंत करें और अभी और इसी वक्त का अंत करें। अब यहां कहानी एक और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मोड़ लेती है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और जर्मनी ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन था। एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड। इसी लॉजिक पर जर्मनी ने भारतीय क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू किया। हथियार, पैसे और रणनीतिक मदद सब कुछ गुप्त रूप से उपलब्ध कराया गया। इस पूरे नेटवर्क को इतिहास में हिंदू जर्मन षड्यंत्र कहा जाता है, जिसमें जर्मनी और भारतीय क्रांतिकारी मिलकर ब्रिटिश भारत में विद्रोह भड़काना चाहते थे। गदर पार्टी ने इस मौके पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह इसे मानना शुरू किया। उसका मानना था कि जब ब्रिटेन अपनी पूरी ताकत यूरोप के युद्ध में झोंक चुका है, तब भारत के अंदर विद्रोह करना सबसे समय सही यही होगा। इसलिए उन्होंने एक बेहद साहसी और खतरनाक योजना बनाई। योजना थी भारत लौटकर सीधे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भीतर बगावत को भड़काना। हजारों गदर समर्थक विदेशों से भारत लौटने लगे थे, खासकर से पंजाब में, जहां से सेना में बड़ी भर्ती होती थी। उनका लक्ष्य था कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना है। यह योजना सिर्फ एक रिबेलियन नहीं थी, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री अपराइजिंग थी। इसने 1857 की तर्ज पर पूरे देश में फैलने की तैयारी कर ली थी। गदर नेताओं ने छावनियों में संपर्क बनाना शुरू कर दिया। सैनिकों को समझाया गया कि वे अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि अपनी ही गुलामी के लिए लड़ रहे हैं। धीरे धीरे ये आंदोलन जमीन पकड़ने लगा। ब्रिटिश सरकार को इतना भनक तो लगी रही थी, लेकिन उसकी गहराई का अंदाजा अभी तक उसे नहीं लगा था। यानी अब तक जो गुस्सा था वो संगठन में बदल चुका था, जो असंतोष था वह सशस्त्र क्रांति की दिशा में बढ़ रहा था। और अब अगला कदम एक ऐसा विद्रोह था जो अगर सफल हो जाता तो भारत की आजादी 30 साल पहले ही लिख दी जाती। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां गुस्सा, संगठन और अवसर तीनों एक साथ आ चुके थे। गदर पार्टी ने तय कर लिया था कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, अब सीधा वार होगा, और इस वार का केंद्र बनने वाली थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। योजना बेहद सुनियोजित थी। लक्ष्य एक था, साइमल्टेनियस मिलिट्री रिवोल्ट, बिल्कुल 1857 की तरह, लेकिन हर बार और ज्यादा संगठित तरीके से। तारीख तय की गई 21 फरवरी सन 1915। जगहें चुनी गईं, लाहौर, फिरोजपुर, मेरठ और कई अन्य सैन्य छावनियां। प्लान बिल्कुल साफ था। भारतीय सैनिक अपने ही अंग्रेज अफसरों के खिलाफ हथियार उठा लेंगे, हथियारों के गोदामों पर कब्जा करेंगे और देखते ही देखते विद्रोह पूरे देश में फैल जाएगा। इस योजना को ग्राउंड पर उतरने की जिम्मेदारी उठाई गई थी कुछ बेहद युवा लेकिन निडर क्रांतिकारियों के द्वारा, जिनमें से सबसे प्रमुख नाम था करतार सिंह सराभा। उसकी उम्र थी महज 19 से 20 साल। लेकिन हौसला ऐसा था कि साम्राज्यवादी ताकत को चुनौती दे दी जा सकती थी। इसके साथ रास बिहारी बोस जैसे अनुभवी नेता भी जुड़ गए। उन्होंने इस आंदोलन को भारत के अंदर दिशा दी और धीरे धीरे गुप्त बैठकों का दौर शुरू हो गया। छावनियों में सैनिकों से संपर्क किया गया, संदेश फैलाया गया, अभी नहीं या फिर कभी नहीं। लेकिन हर क्रांति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है गोपनीयता, और यहीं से इस पूरी योजना में दरार पड़नी शुरू हो गई। ब्रिटिश इंटेलिजेंस, खास तौर से सीआईडी, सबसे पहले सतर्क थी। जैसे ही उसे इस साजिश की भनक लगी, उन्होंने अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। इसी दौरान एक नाम सामने आया, कृपाल सिंह। कृपाल सिंह ने गद्दारियों के बीच रहकर पूरी योजना की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचा दी। नतीजा, 21 फरवरी का विद्रोह शुरू होने से पहले ही अंग्रेज पूरी तरह तैयार थे। इतना ही नहीं, जैसे ही क्रांतिकारियों को शक हुआ कि उनकी योजना लीक हो गई है, उन्होंने तारीख बदलकर 19 फरवरी करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजों ने एक एक करके सभी प्रमुख छावनियों में छापे मारने शुरू किए थे। सैनिकों को डिस्ट्रैम कर दिया गया था, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा नेटवर्क तोड़ दिया गया। जो विद्रोह पूरे देश में आग की तरह फैलने वाला था, वो शुरू होने से पहले ही बुझा दिया गया।
इसके बाद शुरू हुआ दमन का सबसे कठोर दौर। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत सैकड़ों क्रांतिकारियों पर मुकदमे चलाए गए, कई को फांसी दे दी गई, कई को आजीवन कारावास यानी काला पानी की सजा दे दी गई और कई बिना ट्रायल के ही जेल में ठूंस दिए गए। करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी गई थी इतनी कम उम्र में, लेकिन उनके चेहरे पर आखिरी वक्त तक कोई डर नहीं था। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देना होगा। ब्रिटिश सरकार ने इन ट्रायल्स के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए थे। यहां अपील का अधिकार भी नहीं था, यानी न्याय का ढांचा भी अब पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में जा चुका था। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात भी समझने लायक है। यह विद्रोह भले ही असफल रहा हो, किंतु इसने ब्रिटिश सरकार को डरा दिया। उसने पहली बार ऐसा एहसास कराया कि ये सिर्फ छोटे छोटे विद्रोह नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। और इसी डर ने जन्म दिया एक ऐसे कानून को जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। दोस्तों, साल 1915 गदर विद्रोह भले ही पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। अब अंग्रेजों के लिए यह साफ हो चुका था कि भारत में असंतोष सिर्फ बिखरा हुआ गुस्सा नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड वेल प्लान्ड रेवोल्यूशन का रूप ले चुका है। और जब सत्ता को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होता है तो वह सबसे पहले क्या करती है? कानून को हथियार बना लेती है। इसी डर और असुरक्षा की भावना से जन्म हुआ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का। यह कोई साधारण कानून नहीं था, ये एक इमरजेंसी वार टाइम लेजिस्लेशन था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के बहाने लागू कर दिया गया था। लेकिन असल मकसद था भारत के भीतर हर उस आवाज को दबाना जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठ रही थी। अब जरा समझिए कि इस कानून ने क्या किया। ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती है और अनिश्चित समय तक जेल में रख सकती है। यही सस्पेंशन ही प्रूफ बन गया था। इसके साथ ही बनाए गए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स, ऐसी अदालतें जहां ना तो ज्यूरी होती है और ना ही कोई अपील का अधिकार। एक बार फैसला आ गया तो यही अंतिम था। प्रेस पर भी ऐसा शिकंजा कस दिया गया था कि हर अखबार पर, पैम्पलेट्स पर, पब्लिकेशंस पर सब कुछ सेंसर होने लगा था और कोई भी ऐसी खतरनाक लेख जो सरकार के खिलाफ हो उसे तुरंत बैन कर दिया जाता था। और सबसे खतरनाक पहलू समरी ट्रायल्स, यानी बिना लंबी सुनवाई, बिना कानूनी प्रक्रिया के सीधा फैसला और तुरंत सजा। अब सोचिए, यह सिर्फ एक कानून नहीं था, यह एक ऐसा सिस्टमैटिक मैकेनिज्म था जिसने पूरे भारत को एक ओपन प्रिजन बना दिया था। इस कानून का सबसे आक्रामक इस्तेमाल हुआ पंजाब में, जहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर इस नीति के सबसे बड़े समर्थक थे। ओ ड्वायर का मानना था कि गदर आंदोलन और संभावित सैनिक विद्रोह को कुचलने के लिए एक्सट्रीम रिप्रेशन की जरूरत एकमात्र रास्ता है, और उन्होंने यही किया। गिरफ्तारियां, छापे, सख्त निगरानी। पंजाब एक तरह से मिलिट्री स्टेट बन चुका था, लेकिन यहां कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आया। एक तरफ भारत के लाखों सैनिक ब्रिटेन के लिए यूरोप में युद्ध लड़ रहे थे और दूसरी तरफ उसी भारत में उनके अपने लोगों को बिना वजह जेल में डाला जा रहा था। यानी लॉयल्टी का रिवॉर्ड रिप्रेशन से यही था उस समय का दौर। यहां भारतीयों के मन में यह सवाल गहराने लगा था कि क्या हम सच में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हैं या सिर्फ उनके गुलाम। बहरहाल पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन भारत के लिए असली संकट का दौर अब शुरू होने वाला था। युद्ध के दौरान जो बलिदान दिए गए थे उनका इनाम मिलने के बजाय हालात और बदतर होते जा रहे थे। महंगाई आसमान छू रही थी, टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा था और 1918 की भयानक स्पेनिश फ्लू महामारी ने लाखों जिंदगियां निगल ली थी। बाजार ठप थे, रोजगार घट रहे थे और आम भारतीय के लिए जीवन एक संघर्ष बन चुका था। लेकिन इस बार सिर्फ तकलीफ नहीं थी, इस बार उसके साथ गुस्सा भी था। वो गुस्सा जो सालों से दबा हुआ था, अब खुलकर वो सामने आने लगा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के भीतर भी एक बड़ा बदलाव आया। मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट्स जो पहले अलग अलग रास्तों पर चलते थे, अब एक साथ आ गए थे। साल 1916 का लखनऊ पैक्ट, जहां कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगें रखी थी। ब्रिटिश सरकार ने भी बदलाव का संकेत दिया था। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा हुई थी, जिसने पहली बार सीमित रूप में भारतीयों को शासन में भागीदारी दी। लेकिन ये सुधार ऐसे थे जैसे जलते हुए जख्म पर हल्की सी मरहम लगा देना। दर्द कम नहीं हुआ। इसी दौर में एक नया चेहरा उभर रहा था, महात्मा गांधी।
दक्षिण अफ्रीका से गांधी भारतीय राजनीति में एक नई दिशा के लिए लौटे थे। उनके नेतृत्व में सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस जैसे हथियार तेजी से लोकप्रिय होने लगे थे। अब लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि जन आंदोलन से लड़ी जाने लगी थी। लेकिन अंग्रेजों की नजर में खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि और बढ़ गया था। गदर षड्यंत्र को भले ही निकल चुका था, लेकिन उसकी गूंज अभी भी मौजूद थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का काबुल मिशन, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में एक अस्थायी भारतीय सरकार बनाने की कोशिश की थी, ब्रिटिशर्स के लिए एक नई चिंता बन चुका था। साथ ही रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति ने भी अंग्रेजों को डरा दिया था। उन्हें डर था कि कहीं भारत भी कहीं ऐसी क्रांति में भड़क न जाए। इन सब खतरों को देखते हुए 1918 में एक समिति बनाई गई, रॉलेट समिति, जिसकी अध्यक्षता सिडनी रॉलेट कर रहे थे। इसी समिति का काम था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों, खासतौर से जर्मनी और बोल्शेविक रूस के संभावित संबंधों की जांच करना। और फिर आया वो कानून जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। कानून था रॉलेट एक्ट 1919। असल में यह एक्ट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का ही विस्तार था, लेकिन अब इसे शांति काल में लागू किया जा रहा था। इसके तहत सरकार को अधिकार मिल गया कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती है, बिना जीरी के ट्रायल कर सकती है और बिना अपील के सजा दे सकती है। प्रेस पर सेंसरशिप और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई। ये कानून भारतीयों के लिए एक सीधा संदेश था कि अगर तुम्हारी आजादी की कोई कीमत लगेगी तो हम उसे रद्द कर देंगे। 1919 में जैसे ही एक्ट पास हुआ, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और सभाएं, हर जगह एक ही आवाज गूंज रही थी। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम हो गया। वो घटनाक्रम था तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध। तीसरे आंग्ल अफगान युद्ध में जो अमीर हबीबुल्लाह की हत्या हुई थी और अमान उल्लाह खान के सत्ता में आ जाने के बाद शुरू हुआ था, इसमें ब्रिटिश सरकार की चिंता और बढ़ गई। इस पूरे माहौल में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। उन्होंने बॉम्बे की अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। वायसराय को लिखे पत्र में साफ कहा कि ऐसी सरकार जो शांति के समय में भी ऐसे कानून बना सकती है, उससे सभ्य सरकार नहीं कहा जा सकता। और दूसरी तरफ गांधी ने इस कानून के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन का आह्वान कर दिया था। यह पहली बार था जब उनका बुलावा पूरे देश में इतनी तेजी से फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो कहीं उग्र विरोध। भारत अब बदल चुका था। ये वही देश नहीं था जो चुपचाप कानून सह लेता। अब ये वो भारत था जो अब सवाल पूछ रहा था, विरोध कर रहा था और धीरे धीरे ऐसी क्रांति की ओर बढ़ रहा था जिसे रोक पाना अब अंग्रेजों के बस में नहीं था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हालात सिर्फ तनावपूर्ण ही नहीं थे, बल्कि विस्फोटक कागार पर भी पहुंच गए थे। पंजाब में अप्रैल 1919 की शुरुआत होते होते माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रेल लाइनें काट दी गई थीं, टेलीग्राफ ठप हो चुके थे और कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगभग ध्वस्त हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा प्रशासन धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जा रहा हो। लाहौर की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। अनारकली बाजार में तकरीबन 20,000 लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये उस वक्त उबलता हुआ जनाक्रोश था। ब्रिटिश अधिकारियों के मन में डर घर कर चुका था। माइकल ओड्वायर को यह सब किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत और उसकी झलक लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं वह 1857 जैसी एक और क्रांति की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, खास तौर से उस समय जब गर्मियों में ब्रिटिश सैनिक पहाड़ियों की ओर लौट जाते थे और मैदानों में उनकी ताकत कमजोर पड़ जाती थी। इसी डर और शक की वजह से प्रशासन ने कठोर रुख अपनाना शुरू कर दिया था। फिर तारीख आई 10 अप्रैल सन 1919। अमृतसर में एक चिंगारी भड़क उठी। लोग इकट्ठा हुए थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग को लेकर। ये दोनों गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के प्रमुख चेहरे हुआ करते थे, जिन्हें अचानक गिरफ्तार कर गुप्त स्थान पर भेज दिया गया था। भीड़ शांतिपूर्ण थी, लेकिन हालात जल्द ही बदल गए। जब माइल्स इरविंग के निवास के बाहर प्रदर्शन हो रहा था, तभी वहां तैनात सैनिकों ने गोलियां चला दी और कई लोग मारे गए। और ये वह पल था जब गुस्सा हिंसा में बदल गया। भीड़ बेकाबू हो गई। ब्रिटिश बैंकों को आग लगा दी गई, कुछ अंग्रेजों की हत्या कर दी गई और 2 अंग्रेज महिलाओं पर भी हमला हुआ। हालात अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा चुके थे। अगले ही दिन यानी 11 अप्रैल सन 1919 को एक और घटना ने इस तनाव को बहुत गहरा कर दिया।
एक बुजुर्ग अंग्रेज मिशनरी मार्सेला शेरवुड, जो बच्चों को सुरक्षित कर घर भेजने जा रही थी, अमृतसर की एक सकरी गली कूचा कुर्छन में भीड़ के हाथों हिंसा का शिकार हो गई। हालांकि कुछ भारतीयों ने उन्हें बचाया और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया, लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश अधिकारियों के भीतर बदले की आग भड़का दी। और फिर मंच पर आया एक ऐसा किरदार जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, रेजिनाल्ड डायर। जब डायर को इस हमले की खबर मिली तो उसने एक ऐसा आदेश दिया जो आज भी सुनकर रूह कांप जाती है। कूचा कुर्छन गली से गुजरने वाले हर भारतीय पुरुष को उसने अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग कर गुजरना होगा, यह आदेश दिया था। यह सिर्फ सजा नहीं थी, यह अपमान का सार्वजनिक प्रदर्शन था। डायर ने बाद में कहा था कि मैं चाहता था कि वे समझें, एक ब्रिटिश महिला भी उनके भगवान जितनी ही पवित्र है। इतना ही नहीं, उसने सड़कों पर खुलेआम कोड़े मारने की अनुमति भी दे डाली थी। और हैरानी की बात तो यह थी कि मार्सेला शेरवुड ने खुद डायर को पंजाब का रक्षक बताया था। अमृतसर कुछ समय के लिए शांत हो गया था, लेकिन यह सिर्फ तूफान की पहले की शांति थी। पंजाब के बाकी हिस्सों में हिंसा जारी थी। रेल लाइनें उखाड़ी जा रही थी, सरकारी इमारतें जलाई जा रही थीं और यूरोपियनों की हत्या हो रही थी। 13 अप्रैल से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने फैसला कर लिया, पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में मार्शल लॉ लागू किया जाएगा। लोगों की आजादी लगभग खत्म कर दी गई। 4 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई, लेकिन जनता अब डरने वाली नहीं थी। 12 अप्रैल की शाम अमृतसर में एक गुप्त बैठक हुई हिंदू कॉलेज में, जहां यह फैसला आया कि अगले दिन यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। इस सभा का आयोजन मोहम्मद बशीर कर रहे थे और इनकी अध्यक्षता करने वाले थे लाला कन्हैयालाल भाटिया। उद्देश्य बिल्कुल साफ था, रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ आवाज उठाना और सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करना। लोगों को शायद अंदाजा नहीं था कि वे जिस सभा में शामिल होने जा रहे हैं वो भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्याय में बदलने वाली है। और फिर आ गया वो दिन जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत का इतिहास हमेशा के लिए काला हो गया। 13 अप्रैल सन 1919। ये दिन था बैसाखी का, खुशी और फसल, नए साल का त्योहार। लेकिन अमृतसर में यह दिन खून से लिखा जाने वाला था। सुबह सुबह रेजिनाल्ड डायर शहर में घूम रहा था। उसने सख्त आदेश जारी किए थे, कोई भी सभा नहीं होगी, 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगा रहेगा। यह ऐलान अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी और पंजाबी में किया गया था, लेकिन सच ये था कि ज्यादातर लोगों को यह खबर या तो थी नहीं, या तो पहुंची ही नहीं थी, या फिर उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि इसके लिए यह दिन कुछ और ही मायने रखता था। दोपहर तक हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे थे। कोई हरमिंदर साहिब में माथा टेक कर लौट रहा था, कोई वैशाखी के मेले से आया था, तो कोई सिर्फ विरोध दर्ज कराने के लिए आया था। ये भीड़ किसी एक मकसद से नहीं बल्कि कई भावनाओं का संगम थी, भक्ति, उत्सव और विरोध। जलियांवाला बाग, चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ खुला मैदान, जिसमें आने जाने के लिए बस कुछ सकरी गलियां थीं, बीच में एक कुआं और चारों तरफ मकानों की बालकनियां, जैसे किसी बंद पिंजरे का सा दृश्य हो। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही जगह कुछ ही देर में मौत का जाल बन जाएगी। शाम को तकरीबन 5:30 बजे सभा शुरू हुई और ठीक 1 घंटे बाद इतिहास ने अपनी सबसे भयानक करवट ली। रेजिनाल्ड डायर लगभग 50 से और कुछ कुछ जगहों पर 100 आंकड़े बताए जाते हैं, 100 सैनिकों के हिसाब से वहां पर पहुंचा। गोरखा और सिख रेजिमेंट के जवान, हाथों में 303 ली एनफील्ड राइफल्स। उनके साथ बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं जिन पर मशीन गन लगी हुई थी, लेकिन सकरी गलियों की वजह से वे अंदर नहीं जा सके। डायर ने कोई चेतावनी नहीं दी, कोई आखिरी संदेश नहीं दिया कि भीड़ तितर बितर हो जाए। बस एक आदेश दिया, फायर, और फिर गोलियां चलने लगी। सैनिकों ने सीधे उस भीड़ पर निशाना बनाया, उस भीड़ को निशाना साधा जो सबसे घनी थी, खास तौर से उन जगहों पर जहां से लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, गिर रहे थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सकरी गलियां जाम हो चुकी थी और हर तरफ अफरा तफरी थी। तकरीबन 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही, लगभग 1650 राउंड। लेकिन यह सिर्फ गोलियों की मौत नहीं थी,
कई लोग भगदड़ में कुचल कर मर गए। दर्जनों लोग उस कुएं में कूद गए जो बाग के बीचों बीच में था, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। बाद में उसी कुएं से 120 खून से लथपथ शव निकाले गए। जब गोलियां रुकी तब वहां सिर्फ सन्नाटा था और लाशों का ढेर था। और सबसे भयानक बात, डायर ने उसी रात कर्फ्यू को पहले से भी ज्यादा कठोर रूप से लागू कर दिया। घायल लोग वहीं पड़े रहे पूरी रात। कोई उन्हें उठाने नहीं आया, कोई मदद नहीं मिली। कई लोग रात भर तड़पते रहे। धीरे धीरे उनकी सांसें थम गई। अब यहां सबसे डरावनी बात क्या थी? ये कोई एक्सीडेंटल वायलेंस नहीं था, ये एक प्लान्ड एंड कैलकुलेटेड एक्शन था। बाद में जब डायर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था, आई वॉन्टेड टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट फियर। यानी ये सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं था, ये पूरे भारत को डराने के लिए था। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात, माइकल ओ ड्वायर जो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने इस कार्रवाई का समर्थन किया था। मतलब साफ था, इस सिर्फ एक अधिकारी का फैसला नहीं था, बल्कि एक पूरी कॉलोनियल माइंडसेट की झलक दिखाई दे रही थी। इस घटना के बाद अमृतसर ही नहीं बल्कि पूरा भारत सन्न रह गया था। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि अंग्रेजी शासन अब सिर्फ शोषण नहीं कर रहा था, बल्कि खुलेआम ब्रूटल रिस्परेशन पर उतर आया था। और यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। अब तक लोग जो अंग्रेजों से सुधार की उम्मीद कर रहे थे, वो अब पूरी तरीके से आजादी यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करने लगे थे। 13 अप्रैल 1919 सिर्फ ये एक तारीख नहीं थी, ये वो दिन था जब भारत ने अपनी आंखों के सामने इंसानियत को मरते दम तोड़ते देखा था। और इसी दिन आजादी की लड़ाई ने एक ऐसा रूप ले लिया था जिसे अब कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। दोस्तों, जलियांवाला बाग की गोलियों की गूंज सिर्फ अमृतसर तक सीमित नहीं रही, उसने पूरे भारत को हिला दिया था। उसकी प्रतिध्वनि सीधे लंदन तक पहुंची। इसका सबसे बड़ा प्रतीकात्मक विरोध आया रविन्द्रनाथ टैगोर की ओर से। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने इस सम्मान को पूरी तरीके से अनएक्सेप्ट कर दिया। ब्रिटिश शासन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। सवाल उठने लगे कि क्या यह लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का तरीका था या एक सुनियोजित नरसंहार। इसी दबाव को शांत करने के लिए 1919 में एक जांच समिति बनाई गई, हंटर कमीशन। अब सुनने में ये एक निष्पक्ष जांच जैसा लगता है, लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग थी। कमीशन में कुल 9 सदस्य थे, उसमें से 5 अंग्रेज थे और 4 थे भारतीय। शुरुआत से ही पावर बैलेंस अंग्रेजों के पक्ष में था। जब जनरल रेजिनाल्ड डायर को इस कमीशन के सामने पेश किया गया, तो उस निर्लज्ज से सीधा सवाल पूछा गया कि क्या आपने भीड़ को चेतावनी दी थी? डायर का जवाब भी निर्लज्जतापूर्वक था, नहीं। फिर पूछा गया, क्या आपने लोगों को भागने का मौका दिया? उसका जवाब फिर से था, नहीं। और सबसे शॉकिंग जवाब, डायर ने साफ कहा कि अगर रास्ता और चौड़ा होता तो मशीन गन का भी इस्तेमाल करता। यानी उसे अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। अब सवाल था कि इतनी स्पष्ट ब्रुटैलिटी के बाद क्या सजा दी गई? कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में माना कि डायर ने गलती की। उसने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग कर दिया, लेकिन उसे ना तो क्रिमिनल पनिशमेंट मिली, ना ही किसी कोर्ट ने ट्रायल चलाया। बस उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया गया और ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। यानी एक तरह से रिटायरमेंट एज अ पनिशमेंट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। ब्रिटेन में खासकर कुछ कंजर्वेटिव्स लोगों ने डायर को हीरो की तरह पेश किया। यहां तक कि उसके समर्थन में चंदा इकट्ठा किया गया और लगभग 26,000 पाउंड का फंड उसके सम्मान के रूप में उसे दिया गया। अब जरा सोचिए, जिस इंसान ने सैकड़ों निहत्थे लोगों को मार दिया, उसे एक तरफ भारत में विलन कहा जा रहा था, दूसरी तरफ ब्रिटेन में सेवियर के रूप में बख्शा जा रहा था। यही कॉलोनियल माइंडसेट की असली तस्वीर थी। इस पूरे मामले में माइकल ओ ड्वायर पर भी सवाल उठे, क्योंकि उसने इस कार्रवाई का समर्थन किया था, लेकिन उन्हें भी किसी भी गंभीर सजा का सामना नहीं करना पड़ा। नतीजा क्या हुआ? भारत के लोगों का भरोसा पूरी तरह से टूट गया था। अब यह साफ हो गया था कि न्याय की उम्मीद उस सिस्टम से नहीं की जा सकती जो खुद अन्याय पर टिका हुआ है। और यही वो पल था जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नई दिशा ले ली। अब मांग सिर्फ रिफॉर्म्स की नहीं रही थी,
अब लक्ष्य था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। दोस्तों आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको एक शख्स की कहानी यहां पर जरूर सुन लेनी चाहिए। जलियांवाला बाग नरसंहार का एक गवाह था, एक नौजवान जिसका नाम था ऊधम सिंह। कहते हैं कि उस दिन वह जलियांवाला बाग में मौजूद था। उसने अपनी आंखों से लोगों को गिरते देखा, खून से सनी जमीन देखी और उसी वक्त उसने एक संकल्प लिया, इस अन्याय का बदला लिया जाएगा। लेकिन यह बदला किसी जल्दीबाजी में नहीं लिया गया था, ये एक इंतजार था, 21 साल लंबा इंतजार। ऊधम सिंह ने भारत छोड़ दिया और दुनिया के कई देशों में वो घूमते रहे, अफ्रीका, अमेरिका और फिर इंग्लैंड। इस दौरान उन्होंने कई नाम बदले, अपनी पहचान छिपाई और सही मौके का इंतजार करते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में यह मौका आ गया। यहां एक सभा चल रही थी और इसमें माइकल ओ'ड्वायर भी मौजूद था। ऊधम सिंह ने उसे निशाना बनाया, लेकिन माइकल ओ'ड्वायर को निशाना क्यों बनाया, जनरल डायर को क्यों नहीं? क्योंकि जनरल डायर पहले ही अपनी मौत मर चुका था। बहरहाल ऊधम सिंह चुपचाप अंदर पहुंचे, भीड़ में घुल मिल गए और फिर अचानक उन्होंने गोली चलाई। माइकल ओ'ड्वायर वहीं ढेर हो गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक जवाब था जो 21 साल बाद आया था। ऊधम सिंह ने भागने की कोई कोशिश नहीं की, उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। जब अदालत में उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब साफ था, ये बदला था उन हजारों बेगुनाह लोगों के लिए जिनकी जान उस दिन ले ली गई थी। 31 जुलाई 1940 को लंदन की जेल में ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी कहानी बस वहीं खत्म नहीं होती। वो एक ऐसे क्रांतिकारी बन गए जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने घावों को नहीं भूलता, अन्याय का जवाब कभी न कभी जरूर देता है। दोस्तों, जलियांवाला बाग के बाद भारत सिर्फ आहत नहीं हुआ था, वो भीतर से बदल चुका था। जो भरोसा वर्षों से धीरे धीरे बन रहा था कि शायद अंग्रेज सुधार करेंगे, न्याय देंगे, वो एक झटके में टूट चुका था। जलियांवाला बाग अब सिर्फ एक जगह नहीं रह गई थी, वह प्रतीक बन चुकी थी औपनिवेशिक क्रूरता का और भारतीय चेतना के जागरण का। इसी मोड़ पर सबसे बड़ा बदलाव आता है महात्मा गांधी की सोच में। अब तक गांधी जी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहकर सुधार यानी रिफॉर्म्स की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी ब्रिटेन का समर्थन किया था, इस उम्मीद में कि भारत को राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट 1919 ने यह भ्रम पूरी तरीके से तोड़ दिया था। अब गांधी जी ने साफ समझ लिया था कि यह लड़ाई याचना से नहीं होगी, बल्कि असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन से जीती जाएगी। यहीं से जन्म होता है भारत की असली स्वतंत्रता की लड़ाई का। अगर आप इस पूरी कहानी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आएगी, वो सिर्फ घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं थी, वह एक ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने भारत की सोच, रणनीति और लक्ष्य तीनों को हमेशा के लिए बदल दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड सिर्फ एक ट्रेजेडिक इवेंट नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल शॉक था जिसने हर भारतीय के मन में बात बैठा दी थी कि अब अंग्रेज सुधर नहीं सकते, अब आजादी मांगी नहीं जाएगी बल्कि छीन ली जाएगी। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले अंक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है विरत दुबे। नमस्कार। अगर आप देश सेवा IAS IPS बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी UPSC CSC की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का। क्योंकि अब स्टडी IQ IAS हिंदी लेकर आया है UPSC IAS की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर। क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड़ पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी IQ का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। GS फाउंडेशन, CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। और सबसे खास बात, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन।
इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studiiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी IQ ऐप।